नमस्ते, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो है ग्रामीण विकास का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने जो है ग्रामीण विकास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, लिंक आपको मिल जाएगा। अब जो है हम ग्रामीण विकास को पूरा एमसीक्यू के माध्यम से पूरे रिवाइज करेंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में हम जो है पहला यूनिट का जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो है पहले वीडियो में हम जिन जिन टॉपिक को पढ़े थे उन सभी का जो है हम इसमें एमसीक्यू लेके आए हैं। तो इस एमसीक्यू में हम जो है लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, जिसे सॉल्व करके आपका पूरा जो है पहला वीडियो में जो हम जितने भी योजना पढ़े हैं वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, नियत निर्लान योजना से संबंधित है। तो देखिए, नियत निर्लान योजना का अर्थ क्या है, तो इसे हम पढ़े थे। इस योजना का अर्थ क्या होता है, नियत निर्लान का अर्थ क्या होता है, आपका अच्छा गाँव। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, नियत निर्लान योजना कितने जिलों में संचालित है, तो कितने जिले में संचालित है, यह जो है 5 जिलों में संचालित है। कौन कौन से 5 जिले हैं ये भी हम देखे थे, आगे प्रश्न में भी दिया गया है, आप देखिएगा। देखिए, नियत निर्लान योजना निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो सुकमा शामिल था, बीजापुर, नारायणपुर शामिल था, इसमें बस्तर। तो बस्तर संभाग के 5 जिलों में नियत निर्लान योजना चल रहा है। जो कौन कौन से बस्तर जिले थे, तो बस्तर संभाग के 7 जिले होते हैं बस्तर संभाग में, जिनमें से आप बस्तर को और कोंडागांव, बस्तर और कोंडागांव को छोड़ देंगे, ये 2 जिलों को, उसके अलावा जो बच गए 5 जिले, वे सभी जिलों में जो है यह योजना जारी है। तो नियत निर्लान योजना सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, इसके अलावा दंतेवाड़ा हो गया और कांकेर। ठीक, तो ये 5 जिलों में जो है संचालित हो रहा है। चलिए, उसके बाद देखिए, नियत निर्लान योजना के बारे में असत्य कथन का चयन करना है यहाँ। तो देखिए, यहाँ असत्य कथन कौन सा है आपको पहचानना है। तो पहला कथन दिया है, इस योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई थी। तो ये सही है, 15 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना को राज्य के 5 माओवादी प्रभावित जिलों में लागू किया गया है, यह भी सही है। इस योजना का संबंध नशा मुक्ति अभियान से है, तो ये गलत हो जाएगा। नशा मुक्ति अभियान से इसका संबंध नहीं है। यह जो है किससे संबंधित है, इसका जो है उद्देश्य समग्र गांव का विकास करना है। तो इस योजना का उद्देश्य जो है समग्र गांव का उद्देश्य है। और यह जो है कि क्षेत्र में जो माओवादी क्षेत्र में है, उस क्षेत्रों में जो है वहाँ सभी योजना जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उनका क्रियान्वयन करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसलिए इसे आप कह सकते हैं गांव को समग्र विकास करने हेतु लाया गया योजना है, न कि नशा मुक्ति से संबंधित। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है। चलिए, अगला देखिए, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कब प्रारंभ हुआ। तो यह दूसरा योजना है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि भूमिहीन मजदूर योजना। तो इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो यह जो है 20 जनवरी 2025 से प्रारंभ किया गया था। और कहाँ से प्रारंभ किया गया था, तो अगला क्वेश्चन वही है, तो इस योजना को जो है प्रारंभ कहाँ से किया गया था। तो आप देख सकते हैं इस योजना का प्रारंभ कहाँ से किया गया था। तो सबसे पहले इसका योजना का प्रारंभ जो है रायपुर से 20 जनवरी 2025 को। तो 20 जनवरी 2025 को जो है इस योजना का प्रारंभ रायपुर से किया गया। देखिए, इससे पहले जो है इस योजना का जो है संचालन सबसे पहले कहाँ किया गया था, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर 2024 को इस योजना को सबसे पहले जांजगीर चांपा में जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया। उस समय जो है अच्छे से नहीं चला। उसके बाद जो है 20 जनवरी 2025 को इसे जो है रायपुर से जो है पूरी तरह से संचालित किया गया, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना को। ठीक, देखिए, इस योजना के अब प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दिया जाता है, इसे आपको पूछा गया है। तो इस योजना में प्रतिवर्ष सहायता राशि कितना दिया जाएगा, तो इसके तहत जो है 10,000 रुपये जो है प्रतिवर्ष सहायता राशि दिया जाता है। किन्हें, भूमिहीन कृषि मजदूरों को। जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, भूमिहीन कृषि मजदूर के अंतर्गत। चलिए, अब इसके अंतर्गत देखिए 2024-25 में इसके लिए कितना बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये जो है 24-25 का है, तो जो है 24-25 में याद रखेंगे 500 करोड़ का बजट जो है इस योजना के लिए प्रावधान किया गया है। चलिए, अब अगला देखिए, अगला योजना है श्रद्धांजलि योजना। तो श्रद्धांजलि योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था, जुलाई 2016 में। श्रद्धांजलि योजना का प्रारंभ जुलाई 2016 में। चलिए, श्रद्धांजलि योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया का या कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता राशि उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो जो सहायता राशि दिया जाता है वह किनके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो वह याद रखेंगे ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच और सचिव के माध्यम से जो है इसको उपलब्ध कराया जाता है। श्रद्धांजलि योजना के तहत मृतक परिवार को कितने घंटे के भीतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, तो जो वित्तीय सहायता उसे कितना 24 घंटे के अंदर जो है उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। इनके माध्यम से, सरपंच और सचिव के माध्यम से। और इसके अंतर्गत कितना वित्तीय सहायता दिया जाता है पूछा जाए तो कितना दिया जाता है, 2,000 रुपये दिया जाता है। चलिए, अब अगला योजना कौन सा है, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, ये स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, इसका प्रारंभ कब से किया गया था, तो यह कब से प्रारंभ किया गया है, तो यह जो है 20 जून 2013। तो याद रखेंगे 20 जून 2013 से प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना को।
चलिए इसके बाद इसी में देखिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना का संचालन किस स्तर पर होगा। तो इसका कौन से स्तर पर संचालित किया जाता है? राज्य स्तर गलत है, जिला स्तर गलत, ब्लॉक स्तर गलत। तो ये जो है जनपद पंचायत स्तर पर जो है संचालित किया जाता है। हम इसे पढ़े थे जनपद पंचायत स्तर पर जो है, और इसके उद्देश्य क्या है ये सब भी देखिए दिया गया आगे प्रश्न में। देखिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के लिए क्या पात्रता होता है? तो इसके लिए पात्रता क्या होता है? तो इसके अंतर्गत कितने आयु वर्ग के युवाओं को रखा गया है? तो देखिए 15 से 35, तो 15 से 35 आयु वर्ग के, तो ये भी याद रखेंगे आयु वर्ग कौन से क्षेत्र के? ग्रामीण क्षेत्र के। ठीक, इस योजना से सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को लाभान्वित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए है यह योजना। तो देखिए अब इसमें देखिए इसमें कथन दिया गया है, उन कथनों के आधार पर आपको सही उत्तर देना है। तो यहाँ सही उत्तर पूछा गया है। तो पहला दिया है इस योजना का संचालन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। देखिए स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना से है, तो इसका संचालन ग्राम पंचायत स्तर, तो ये गलत हो जाएगा। कौन से स्तर पे होता है? जनपद पंचायत स्तर पे होता है। ठीक, तो ये वाला गलत हो जाएगा। पहला है इस योजना का उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र के विकास के अवसर प्रदान करना है, तो ये सही है। युवा शक्ति को राष्ट्र विकास के अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना लाया गया है। उसके बाद तीसरा देखिए इस योजना का मुख्य रूप से राज्य के 14 नगर निगमों में संचालित किया जा रहा है। तो ये देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, इस कारण जो है ये गलत हो जाएगा, किसी नगर निगम में नहीं है। तो 1 भी गलत है और 3 भी गलत है। इस योजना हेतु पात्रता ग्रामीण क्षेत्र के 15 से 35 आयु वर्ग के होते हैं, तो ये सही है, ग्रामीण क्षेत्र के हैं 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के। इस योजना अंतर्गत मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नशा मुक्ति अभियान चलाया जाता है, तो ये भी सही है। इस योजना के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जो युवाओं को जो है राष्ट्र विकास के अवसर प्रदान करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया है? सत्य कथन पूछा गया है। तो कौन कौन से सत्य हो जाएंगे? तो आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा 2 सत्य है, उसके बाद 4 और 5, तो 2, 4, 5 अर्थात ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ आपको असत्य कथन पहचानना है। तो यहाँ योजना दिया गया है, उसके प्रारंभ की तिथि दिया गया है, उसमें आपको कौन सा असत्य है आपको बताना है। तो नियत निर्णय योजना का हम देखे हैं 15 फरवरी 2024 को, ये सही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, तो ये भी 20 जनवरी 2025, ये भी सही है। श्रद्धांजलि योजना जुलाई 2016, ये भी सही। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना, इसका क्या दिया है? 20 जून 2018, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए 20 जून को है, परंतु 2018 नहीं 2013 है। ठीक, 2013 से प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखिए, मिनी स्टेडियम योजना से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें 2 कथन दिए गए हैं, उसमें से आपको जो है कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको पहचानना है। तो मिनी स्टेडियम योजना के संबंध में कथन है। तो पहला कथन क्या है? मिनी स्टेडियम का निर्माण 2000 या उससे कम आबादी वाले ग्राम पंचायत में बनाया जाता है। तो ये पहला गलत हो गया, क्योंकि हम पढ़े थे मिनी स्टेडियम का जो है 3000 या उससे अधिक वाले ग्राम पंचायतों में निर्माण किया जाता है। दूसरा कथन है मिनी स्टेडियम के लिए 5 हेक्टेयर जमीन की स्वीकृति दी जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया था? 3 से 5 हेक्टेयर, तो 3 से 5 एकड़ दिया गया था। ठीक, तो 3 से 5 एकड़ जमीन की स्वीकृत किया जाता है किसके लिए? मिनी स्टेडियम हेतु। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बाद दिया है मिनी स्टेडियम योजना का कब से प्रारंभ किया गया था। तो इस योजना का प्रारंभ तिथि आपको बताना है। तो इस योजना का प्रारंभ तिथि क्या है? तो मिनी स्टेडियम योजना यह प्रारंभ किया गया था, तो यह योजना प्रारंभ किया गया था 2015-16 में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2015-16 में यह योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला देखिए, मिनी स्टेडियम योजना अंतर्गत स्वीकृत मिनी स्टेडियम एवं निर्माण कार्य पूर्ण स्टेडियम की संख्या कितनी है? तो कितना स्वीकृत किया गया है और कितना निर्माण अभी तक पूर्ण हुआ है उसे पूछा गया है। तो हम पढ़े थे, तो इसमें स्वीकृत कितने थे? तो 115 स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से कितना 98 का जो है पूर्ण हो चुके हैं। तो 115 और 98 हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इस योजना के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कितने एकड़ जमीन स्वीकृत किए जाते हैं? तो इसे हम भी देखे हैं 3 से 5 एकड़ जमीन जो है इसके लिए स्वीकृत किए जाते हैं। मिनी स्टेडियम योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन को बढ़कर सत्य कथन बताना है आपको। तो ये सत्य कथन पूछा गया है। मिनी स्टेडियम योजना प्रारंभ 2018-19, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अभी हम पढ़े हैं 2015-16 था। ठीक, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवकों में खेल के प्रति जागरूकता लाना एवं प्रतिभागी तैयार करना है। तो ये सही है, खेल के प्रति जागरूकता और जो है प्रतिभागी तैयार करने के लिए यह योजना लाया गया है, तो ये जो है सही हो जाएगा। वर्तमान में स्वीकृत मिनी स्टेडियम की संख्या 150, तो ये भी गलत है। कितना है? 115 है। 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाता है, तो ये सही है। तो कौन कौन सा सही हुआ है? सत्य पूछा गया है, तो ये 2 सत्य है और 4, तो 2 और 4 किसमें दिया गया है? ऑप्शन सी में। चलिए अगला है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना कब से प्रारंभ हुआ है? तो देखिए, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना यह कब से प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था 2015-16 से, तो इसका भी याद रखेंगे, यह 2015-16 ही है। इसके बाद देखिए, इस योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना।
जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के लिए लाया गया है मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। अब देखिए उसके बाद है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो योजना था वो, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय कितना है, तो इसका मानदेय जो बढ़ा हुआ है, करंट डाटा है तो बढ़ा हुआ है, तो कितना कितना बढ़ा है ये है। तो यहाँ जिला अध्यक्ष का पूछा गया, तो जिला अध्यक्ष का कितना है 25,000, तो इनका मानदेय राशि जिला अध्यक्ष का कितना, तो देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष का है 25,000। अब इसी में देखिए जिला पंचायत स्तर में जो है अध्यक्ष का 25,000 हो गया, और उपाध्यक्ष का कितना देखे थे, तो उपाध्यक्ष का देखे थे 15,000, ठीक। और वही जो है इसके सदस्यों को कितना था 10,000 था, ठीक। तो ये किसके लिए हो गया, तो ये जो है किसके जिला पंचायत स्तर के लिए हो गया। अब उसके बाद देखिए जनपद पंचायत स्तर पर जो मानदेय राशि है उसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो जनपद पंचायत स्तर पे जो अध्यक्ष है उनका मानदेय कितना है, तो उनका मानदेय कितना था 10,000 जो है जनपद पंचायत अध्यक्ष का। और वही फिर जो है उसके बाद इनके सदस्य को देखें तो सदस्य का कितना था 5,000, ठीक। तो 5,000 सदस्य के लिए था, तो अब इससे 5 से और बढ़ा देंगे 6,000 कर देंगे, तो ये जो है उनके उपाध्यक्ष का हो जाएगा। तो अध्यक्ष का 10,000 और सदस्य का 5,000, फिर जो बीच में है उसका 1,000 बढ़ा के सदस्य से उपाध्यक्ष का कितना 6,000। तो इस प्रकार आप क्या रखेंगे। चलिए अगला देखिए इसमें यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पे, अब तो इस स्तर पे देख लिया जिला और जनपद, उसके बाद तीसरा स्तर है ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच का मानदेय कितना हुआ है अभी, तो सरपंच के लिए जो मानदेय राशि है वो अब हो गया है 4,000 हो गया है, ठीक। तो 4,000 मानदेय राशि है सरपंच के लिए। और ग्राम पंचायत में और कौन कौन से रहते हैं पंच, तो पंच और उप सरपंच दोनों को एक ही अमाउंट मिलता है, कितना 500 मिलता है मानदेय राशि के रूप में, ठीक। तो ये जो है तीनों स्तर के लिए हो गया, मानदेय राशि में जो वृद्धि हुआ है वो। अब देखिए अब इसके अंतर्गत जो है मानदेय राशि में वृद्धि हुआ है उसके आधार पे आपको यहाँ असत्य कथन दिया गया है, असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष का 25,000 ये सही है, जनपद पंचायत अध्यक्ष का तो ये गलत है, अभी देखिए हम कितना है 10,000 है, ठीक। तो ये जो है गलत हो जाएगा, तो यही असत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जिला पंचायत सदस्य का 10,000 होता है, जनपद पंचायत सदस्य का 5,000 होता है, तो ये सभी सही है, ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित है। पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य क्या है, सबसे पहला प्रश्न है उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या है मुफ्त बिजली, तो मुफ्त बिजली प्रदान करना है, परंतु किसके माध्यम से सौर पैनल, तो सौर ऊर्जा जो है निःशुल्क प्रदान करने के लिए जो है ये योजना लाया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में भले दिया गया है मुफ्त बिजली बिल प्रदान करना, तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसमें मुफ्त बिजली बिल नहीं दिया गया है। तो इसमें सौर पैनल लगवाने वाले हितग्राहियों को अनुदान राशि प्रदान किया जाता है, और यही पूछा जाता सौर ऊर्जा मुफ्त देने के लिए प्रदान करने के लिए दिया रहता है ऑप्शन में, तो आप उस ऑप्शन को जो है आंसर लेते हैं, क्योंकि यह सौर ऊर्जा से संबंधित है पीएम सूर्य घर योजना। तो यहाँ सौर पैनल लगवाने के लिए अनुदान राशि दिया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सभी जो है गलत है। चलिए अगला देखिए पीएम सूर्य घर योजना में रोशन करने का लक्ष्य है खालिस्तान घरों को, तो कितने घरों को रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत, तो हम पढ़े हैं 1 करोड़, तो 1 करोड़ जो घर है उन्हें जो है रोशन करने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत। पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन अनुदान सहायता राशि देता है, तो अनुदान सहायता राशि किनके द्वारा दिया जाता है, तो केंद्र और राज्य दोनों सरकार के माध्यम से दिया जाता है, केंद्र और राज्य दोनों के जो है मिक्स करके जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा अनुदान के रूप में, ठीक। उसके बाद देखिए पीएम सूर्य घर योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, तो इसके लिए नोडल एजेंसी किन्हें बनाया गया है, तो एनपीआईए, तो एनपीआईए जो है नोडल एजेंसी बनाया गया है, इसका मुख्यालय जो है गुड़गांव में है, ठीक। तो एनपीआईए जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखिए अटल समरसता भवन योजना, तो यह योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल समरसता भवन योजना। इसका उद्देश्य सबसे पहले पूछा गया है, तो यह इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक कार्य के लिए भवन उपलब्ध कराना। तो ग्राम पंचायतों में जो है सामाजिक कार्यकलाप के लिए जो है सामुदायिक भवन निर्माण करने के लिए जो है अटल समरसता योजना चलाया गया था। चलिए अगला देखिए अटल समरसता भवन निर्माण कितने आबादी वाले ग्राम पंचायत में किया जाएगा, तो इसका निर्माण कितने आबादी वाले ग्राम पंचायत में, तो इसका निर्माण जो है 3,000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायतों में अटल समरसता भवन का निर्माण किया जाता है। देखिए नवंबर 2023 तक कुल कितने अटल समरसता भवन योजना का निर्माण किया गया है, तो इस योजना के तहत जो है कितने भवनों का निर्माण किया गया है नवंबर 2023 के डाटा में, तो यह जो है 101, तो टोटल जो है 101 जो है अटल समरसता भवन निर्माण किए गए हैं नवंबर 2023 तक के। इसी से संबंधित एक और याद रखेंगे कि इस अटल समरसता भवन योजना को अभी जो है वर्तमान में क्या कर दिया गया है, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना उसके साथ जो है संचालित कर दिया गया है 2016-17 से जो है इसे किसके साथ मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के साथ शामिल कर दिया गया है। चलिए मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना, तो देखिए ये एक नया योजना है मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना। इसका प्रारंभ कब हुआ है पूछा गया है, तो इस योजना का प्रारंभ कब किया गया था 2014-15, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2014-15 में जो है इस योजना का प्रारंभ किया गया था।
चलिए अगला देखिए, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना के संबंध में असत्य कथन। तो यहाँ असत्य कथन आपको पहचानना है। तो पहला दिया गया है, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी। तो ये सही है, 2014-15 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण घरों में विद्युतीकरण करना है। तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण घरों के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान हो या गाँव की गलियों में, याद रखेंगे सार्वजनिक स्थान या गाँव की गली में, तो इसका नाम ही है गली विद्युतीकरण। तो गाँव की गली या सार्वजनिक स्थलों पर जो है लाइट उपलब्ध कराने के लिए है। तो ऑप्शन बी इसका असत्य हो जाएगा। इस क्रियान्वयन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो ये सही है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास जो है इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी है। इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा देय राशि वह ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। तो राज्य सरकार इसके लिए अनुदान जो है राशि देता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नाम दिया गया, देख सकते हैं आप। तो इसका व्यय किसके माध्यम से? ग्राम पंचायत के द्वारा जो है इसका व्यय किया जाता है। चलिए अब अगला देखिए, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का उद्देश्य। तो इसे हम देखिए, ये है सार्वजनिक स्थान व गांव में की गलियों में लाइट लगवाना। तो सार्वजनिक स्थान व गांव की गलियों में लाइट लगवाना इसका उद्देश्य है। अगला देखिए, इसी योजना का जो है क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना का वित्त पोषण। तो वित्त पोषण किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। जैसे देखिए, जहां भी मुख्यमंत्री लिखा हुआ है जिस योजना में, उसका जो है वित्त पोषण पूरी तरह से जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। आप याद रखेंगे, चाहे मुख्यमंत्री वाला हो या जहां पंचायत संबंधित दिया रहो हो, उन सबका जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, जिला पंचायत विकास योजना का उद्देश्य है। तो जिला पंचायत विकास निधि योजना, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है अपूर्ण कार्य को पूरा करना, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप अधोसंरचना का निर्माण करना, पिछड़े हुए ग्राम को विकास योजना में शामिल करना। तो ये सभी उद्देश्य जो है इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये जो जिला विकास निधि, तो जो विकास निधि दिया जाता है उसी के माध्यम से जो है ये सभी कार्य पूर्ण किए जाते हैं। तो सभी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद देखिए, जिला पंचायत विकास निधि योजना का वित्त पोषण प्रदान करता है। तो इसका वित्त पोषण किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राज्य सरकार। तो देखिए, ये भी पंचायत से संबंधित है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। अगला देखिए, जिला पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास कार्य के लिए अध्यक्ष को राशि दिया जाता है। तो देखिए, अध्यक्ष कितने राशि तक जो है अधिकार रहता है कि वे जो है ये विकास कार्य के लिए कर सकते हैं? कौन से स्तर पर? जिला। तो जिला पंचायत स्तर पर जो है अध्यक्ष के लिए कितना रहता है? 15 लाख। तो 15 लाख तक के जो है जिला पंचायत अध्यक्ष विकास कार्य के लिए विकास निधि के रूप में जारी कर सकते हैं। 15 लाख तक के कार्य करा सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से? इस योजना के माध्यम से है। तो अध्यक्ष के लिए इतना रहता है, और वही जिला स्तर पर उपाध्यक्ष के लिए कितना? 10 लाख रहता है, और वही जो है सदस्य के लिए 4 लाख तक के रहता है। ठीक, तो इतना जो है जिला स्तर पे रहता है। वही चलिए अगला देखते हैं हम, जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत विकास निधि योजना शुरुआत कब किया गया था? तो इसका शुरुआत किया गया था 2017-18 में। इससे पहले हम देखे हैं जिला पंचायत। तो जिला पंचायत वाले का किया गया था, जिला पंचायत विकास निधि का, उसका जो है 1 वर्ष पहले 2016-17 में स्टार्ट किया गया था, उसका प्रारंभ किया गया। और इसका जो जनपद पंचायत है उसको 2017-18 में किया गया है। अगला देखिए, इसके अंतर्गत ही जनपद पंचायत विकास निधि योजना के अंतर्गत क्षेत्र के विकास हेतु अध्यक्ष को राशि दिया जाता है। तो अध्यक्ष को कितना दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है 5 लाख। तो जनपद पंचायत में 5 लाख अध्यक्ष के लिए रहते हैं, और उपाध्यक्ष के लिए कितना रहता है? तो उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख, और वही जो है सदस्य के लिए कितना रहेगा? 2 लाख। ठीक, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, 5 लाख अध्यक्ष का जनपद पंचायत, 3 लाख जो उपाध्यक्ष, और 2 लाख जो है सदस्य के लिए। तो इतना स्वीकृत कर सकते हैं वे इस योजना के तहत। चलिए अगला देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सभी ग्राम पंचायत में सदैव खाद्यान्न भंडार उपलब्ध रहेगा। तो देखिए, एक योजना है ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने, यह योजना लाया गया था। इस योजना में जो है प्रावधान किया गया है, तो हर गाँव में जो है एक इमरजेंसी के लिए, स्पेशली किस क्षेत्रों के लिए? जहां सूखा पड़ता है उन क्षेत्रों के लिए है। उन क्षेत्रों में जो है हर ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल जो है अनाज एक्स्ट्रा भंडारित करके हमेशा रखना होता है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है उसे जो है तुरंत प्रदान किया जा सके, इसके लिए। तो कितना रखा जाता है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में सदैव जो है खाद्यान्न भंडारण 1 क्विंटल होना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। कितना तत्काल उपलब्ध कराया जाता है? तो 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम जो है जरूरतमंद को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अब अगला देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ असत्य कथन आपको पहचानना है। यहाँ फिर से वही दिया गया है, जिला जो योजना का नाम, उसके बाद उसका प्रारंभ कब किया गया है उसे दिया गया है। तो यहाँ देखिए, आपको असत्य कथन पहचानना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है जिला पंचायत विकास निधि योजना, ये 2016-17 समय में लाया गया था, ये सही है। जनपद पंचायत विकास निधि योजना 2017-18 में। ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद के लिए अनाज व्यवस्था, तो देखिए यहाँ 19-20 दिया गया है, तो यह जो है गलत दिया है। ये कब लाया गया था? 2000 और 2001 के अंतर्गत जो है यह लाया गया था।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, आगे पढ़ेंगे इसे, 2 दिसंबर 2020 को इसका पुनर्गठन किया गया था, तो ये भी सही होगा। ठीक, आगे दिया गया है इस योजना को। चलिए अब इसी योजना के संबंध में एक और भी है, ग्रामीण क्षेत्र में जरूरतमंद के लिए अनाज व्यवस्था योजना के संबंध में सत्य कथन। तो यहाँ आपको सत्य कथन पहचानना है। इस योजना का प्रारंभ, इसका प्रारंभ किया 2014-15। देखिए जरूरतमंद योजना का प्रारंभ जो है, जैसे पहले गलत बता दिया, 2014-15 इस नहीं, इसका जो है 2012-13 में किया गया है। 2012-13 में जो है इसका प्रारंभ किया गया था, जरूरतमंदों के लिए जो है खाद्यान्न व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, यह कब किया गया था? 2012-13 में। तो ये गलत हो जाएगा। सूखाग्रस्त तहसीलों में ग्राम पंचायत के जरूरतमंद के लिए निःशुल्क अनाज व्यवस्था करना, ये सही हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1 क्विंटल खाद्यान्न सदैव उपलब्ध रहेगा, ये भी सही है। जरूरतमंद व्यक्ति को तत्काल 25 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। कितना? 5 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। ठीक, तो ये कौन कौन से सही हैं? इसमें से क्या पूछा गया है? सत्य कथन। तो सत्य कौन कौन से हो गए? तो एक तो ये 3 हो गया और 2, तो 3 और 2 जो है सही है इसके, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, स्वामी आत्मानंद वाचनालय का उद्देश्य। अब ये एक नया है, स्वामी आत्मानंद वाचनालय, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता पैदा करना है। दूसरा है शासकीय सेवाओं की उचित जानकारी ग्राम पंचायत तक पहुंचाना, शिक्षा के प्रति व्यापक प्रचार करना, और चौथा है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को पढ़ने लिखने की प्रति रुचि बढ़ाना। तो ये सभी उद्देश्य के साथ जो है स्वामी आत्मानंद वाचनालय का जो है योजना का प्रारंभ किया गया था। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, स्वामी आत्मानंद वाचनालय के संचालन के लिए प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। तो कितना खर्च किया जाता है प्रति वर्ष? तो प्रति वर्ष जो है 5,000 का खर्च किया जाता है श्री स्वामी आत्मानंद वाचनालय के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन। तो देखिए इसी के संबंध में हम देखे थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन, इसका गठन किया गया था 2012 में, सबसे पहले गठन किया गया। फिर इसका पुनर्गठन कब किया गया था? फिर इसका पुनर्गठन जो है 2 दिसंबर 2020 को इसका फिर से पुनर्गठन किया गया। कुछ समय के लिए चला था, 2012 में जब स्टार्ट किया गया था, उसके बाद बंद हो गया था। उसके बाद फिर से 2 दिसंबर 2020 को जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का स्थापना किया गया। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु विकास प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा। तो इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किया जाता है? तो अब देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किया जाता है। स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, शिक्षा दिया जाता है, शिक्षा दिया जाएगा, पेयजल की व्यवस्था, जैविक खाद को जो है उत्पादन करने को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये तो सभी शामिल है। इसके अलावा और क्या, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है इसी के अंतर्गत, और साथ ही कौशल उन्नयन, पशु सेवाएं भी प्रदान किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य जो है इसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक, इस प्राधिकरण के माध्यम से ही जो है सभी कार्य को क्या किया जाता है, इन सब का जो है क्रियान्वयन किया जाता है। चलिए अगला देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में क्षमता विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास योजना, इसका प्रारंभ कब किया गया है? तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 2016-17 में। तो 2016-17 में इसका प्रारंभ किया गया था। अब देखिए इसका उद्देश्य, इसका जो है क्षमता विकास योजना का वित्त पोषण प्रदान करता है। तो पंचायती राज से संबंधित है, तो राज्य सरकार करेगा इसका वित्त पोषण। अगला देखिए, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र। तो ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में कहाँ है? तो ये वर्तमान में कहाँ? नया रायपुर में है। तो इसी का पहले जो है कहाँ था? जो इसका नाम पहले, इसका नाम क्या है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पे रखा गया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह अनुसंधान केंद्र है, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र है, जिसका मुख्यालय सबसे पहले कहाँ था? निमोरा रायपुर में था। ठीक, तो निमोरा रायपुर में था, जो अब कहाँ चेंज हो गया है? तो नया रायपुर। तो नया रायपुर के ग्राम है झांझ करके, तो झांझ ग्राम में जो है अब स्थित है इसका मुख्यालय। चलिए अगला देखिए, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र कितने राज्य में संचालित है? तो भारत के कितने राज्य में संचालित है? 5 राज्य में संचालित है, जिसमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ भी है। चलिए, ग्रामीण संपर्क प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो इस अनुसंधान केंद्र को जो है वित्तीय सहायता किसके माध्यम से दिया जाता है? तो इसका वित्तीय सहायता जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जाता है वित्तीय सहायता। ठीक, तो इतना जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपसे इस टॉपिक से प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इससे आपको रिवाइज भी हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आजीविका को भी देखेंगे, साथ साथ दोनों को करते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।